नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बीपीएससी जो 66 की तैयारी कर रहे हैं पीटी की, और बिहार दरोगा, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें हमारे इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था, ये बताना है। तो आपको बता दें, जो शाहू को मुक्त किया था तो ये शाहू को मुक्त मुअज्जम किया था। यही मुअज्जम को हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और एक और चीज़ बता दें, यही बहादुर शाह जो प्रथम है, इसको इतिहासकार जो खापी है, कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा, खापी खा जो थे इतिहासकार, खापी का, इन्होंने इसे शाह बेखबर नाम दिया था। शाह बेखबर जो मोहम्मद शाह प्रथम थे, इसी को। ठीक है, चलिए कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जान ले। तो जो ये साहू जी थे, ये जो साहू जी थे, ये जो साहू जी थे संभाजी के बेटे थे। ठीक है, और ये संभाजी जो थे, संभाजी, ये जो थे शिवाजी के बेटे थे। ठीक है, यानी कहें तो ये साहू जो है शिवाजी के पोते थे। ठीक है, और इसी को औरंगजेब ने क्या किया था, कैद कर लिया था। लेकिन औरंगजेब का जो बेटा हुआ, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी हुआ मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम था, इसने कूटनीतिक करके कूटनीतिक खेला और इन्हें क्या किया, रिहा कर दिया, साहू को रिहा कर दिया अपने जेल से। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए और भी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों चीज़ है जो पूछता है। फर्रुखसियर, देखिए फर्रुखसियर कौन थे, तो फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसको बहुत क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा फर्रुखसियर को घृणित कायर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शाही फरमान जारी किया था व्यापारिक कार्यों के लिए, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मोहम्मद शाह जो है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। जो मोहम्मद शाह है, ये इनके काल में क्या हुआ था, 1720 ईस्वी में संपूर्ण रूप से जजिया कर जो है उसको समाप्त कर लिया गया था। तो याद रखिएगा, संपूर्ण रूप से जजिया कर किसके काल में समाप्त किया था, तो मोहम्मद शाह। और इसी के कार्यकाल में याद रखिएगा कि जो फारस का राजा था जिसका नाम था नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह, वो इसी के काल में आक्रमण किया था, और जो तख्ते था उस मयूर सिंहासन था और कोहनूर हीरा था, उसको लेके चला गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, और इसी को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहादार शाह, ये कौन है, इसको भी समझ लीजिए, ये जहादार शाह कौन है। तो जहादार शाह को लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा लंपट मूर्ख जहादार शाह। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम था, इसको शाह बेखबर कहा जाता था, लंपट मूर्ख जहादार शाह कहा जाता था, घृणित कायर फर्रुखसियर को, और मोहम्मद शाह को जो बोला जाता था वो ये जजिया कर हटाने वाला, पूर्ण रूप से हटाने वाला शासक था। ठीक है, और इसी के काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया और इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो आपको बता दें, हिस्टोरिका जो है ये हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना है। और हेरोडोटस कौन थे, तो हेरोडोटस इतिहास के पिता कहते हैं, इतिहास का पिता। देखिए सभी दोस्तों, सभी का ऑप्शन एक्सप्लेनेशन करने का मेरा एक ही मकसद होता है कि इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटे। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसमें रिलेटेड और भी ऑप्शन, इसको भी जान लेते हैं। जो टॉमस रो, तो वो मुगल काल में आया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्लिनी, ये याद रखिएगा, प्लिनी जो थे इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, और एक और यहाँ पे है, एक है ये टॉलमी है। तो टॉलमी याद रखिएगा
कि ये दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था, ये जो डी नंबर है टॉलमी। ठीक है, देख लेते हैं। दूसरी शताब्दी में ये टॉलमी है, भारत का भूगोल लिखा था ये टॉलमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला जो IIMS कहाँ खुला था? तो ये आपको बता दें, ये नई दिल्ली में खुला था। ठीक है, लगभग 1956 में। और अभी AIIMS जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी लगभग इसके 14 जो है 14 जगह पे ये खुल चुका है, 14 से 15 जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो आपको बता दें, मीर कासिम जो था वो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। और इसके बारे में और बता दें, किसने इसी 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 से 1764 का जो आपका युद्ध हुआ, जो बक्सर का युद्ध कहते हैं, इसी के काल में हुआ था, जिसमें मीर कासिम जो है हार गया था। ठीक है, और इसके रिलेटेड और भी जो ऑप्शन है ये समझ लीजिए। सिराजुद्दौला जो है 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें इसके जो सेनापति था मीर जाफर, इसने धोखा किया था, जिससे ये हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सजाना है सही है, ये बताना है। तो आपको बता दें, ये सभी का कार्यकाल याद रखिएगा तो आप इससे आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो नामदेव, जो नामदेव थे, ये 1270 ईस्वी के काल में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। सभी संत लोग हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु याद रखिएगा, 1486 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तुलसीदास तो सभी जानते हैं, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनका अकबर के समकालीन थे, 1532 में इनका जन्म हुआ था। और एगो रामानुज है, तो रामानुज सबसे पहले थे, ये 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ही था इनका जन्म। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? रामानुज हो जाएंगे, तब हो जाएंगे नामदेव 1270। ठीक है, तब चैतन्य, तब तुलसीदास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास के बारे में और बता दें कि ये रामचरितमानस के लेखक भी हैं, जो अवधी भाषा में ये लिखे हैं। साथ में गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका के भी लेखक तुलसीदास ही हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको बता दें, कांग्रेस का अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी एक बार बने हैं, जो आपको बने थे 1902 ईस्वी में। ठीक है, अहमदाबाद में जो बने थे। गोपाल गिंस गोखले भी बने हैं 1905 ईस्वी में, जो बनारस में हुआ था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ये कभी नहीं बने हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब महात्मा गांधी भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1924 में बने हैं, बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्लेमिंटो सुधार कब आया था? तो आपको बता दें, मार्लेमिंटो सुधार जो आया था 1909 में वो आया था। इसका मेन कारण क्या था आने का? इसका मेन कारण था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। ठीक है, यानी मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इस समय लागू हुआ था। इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक जो है मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, इस समय लॉर्ड मिंटो जो थे भारत का वायसराय थे, और मार्ले जो है भारत सचिव थे, जो ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ऑप्शन से। 1919 जो है मार्टिन्यूज ट्रांसफर सुधार, इसमें क्या हुआ था कि प्रांतीय सरकार की, दोहरी सरकार की नींव डाली गई थी। ठीक है, प्रांत में दोहरी सरकार की, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो आपको बता दें, सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। इन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेटिक उस समय थे, लॉर्ड विलियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे, इनके द्वारा सुझाव देके 1829 ईस्वी में ये जो है सती प्रथा को कानूनी रूप से वैध कर दिए, कानून बनाकर कानूनी रूप से बैंड कर दिए थे। और साथ में और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन जो है, इनको
भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है, याद रखिएगा। साथ में इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी देख लेते हैं इसमें जो और है, दयानंद सरस्वती, इसने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश इनके रचना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है मुगल और मेवाड़ के बीच जो है संधि कब हुई थी। तो आपको बता दें, मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में हुई थी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मुगल शासक और मेवाड़ शासक के बीच हमेशा जो है झगड़ा होता रहता था। ठीक है, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे और मुगल जो उस समय अकबर थे, तो इसके बीच की हमेशा जो है टक्कर बनी रहती थी। लेकिन याद रखिएगा, जो महाराणा प्रताप का पुत्र जो था अमर सिंह, ठीक है, और जो इधर जो मुगल सम्राट जो जहांगीर था, ठीक है, इन्हीं के बीच संधि हुई जो 1615 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल के पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो आपको बता दें, ताजमहल के पत्थर जो है मकराना से लाया गया था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया है। तो याद रखिएगा नाम, उस्ताद ईसा लाहौरी। उस्ताद ईसा लाहौरी जो थे, इन्होंने जो है डिज़ाइन तैयार किया था और फारस के वास्तुकार थे। साथ में मोहम्मद एकदी का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ताजमहल को आपको बता दें 1883 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची जो है उसमें शामिल किया था 1883 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे। तो सबसे पहले जानिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इस समय आपको कौन थे, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और इसने ही, लॉर्ड डफरिन ने ही क्या बोला था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये चीज़ इसने बोला था। साथ में एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें और भी चीज़ दिया है, जैसे ये है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो है 1844 से 48 ईस्वी के बीच ये रहे हैं और इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, याद रखिएगा, आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, और साथ में लाहौर की संधि भी इसी के काल में हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन सभी कोई जानते हैं, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। तो आपको बता दें, अलीगढ़ की जो संधि है इसका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से है। ठीक है, अच्छा, अलीगढ़ की संधि कब हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि हुई, जिसमें कंपनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था ये लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे और वाटसन कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसी के बाद जो है इधर जो बंगाल का ये जो सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब, इसके बीच में हुआ था। और इसी में क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो है, मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला लिया इसी संधि के बाद। और मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का क्या था, सिराजुद्दौला का विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला लिया और फिर प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा, जो सिराजुद्दौला जो है मीर जो जाफ़र के धोखाधड़ी से हार गया और इसको हटा के मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ का देखरेख कौन करता था। तो आपको बता दें, ब्रह्मा जो है यज्ञ का देखरेख करता था। चलिए आगे देखते हैं। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। और सुलह कुल का मतलब क्या है कि सभी को लेकर चलना, सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति इसे कहते हैं। इसी नीति के अंतर्गत जो अकबर जो है दीने इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। दीने इलाही जिसको मानने वाले प्रथम जो हिंदू थे कौन थे, बीरबल थे। ठीक है,
और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में की थी दीन इलाही धर्म की। ठीक है। साथ में 1875 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक बैठक के लिए इबादत खाना का भी स्थापना किया था अकबर ने। ठीक है। अच्छा, ये सुलह कुल की नीति इनको कहाँ से प्रेरित हुए थे, तो याद रखिएगा कि ये जो है सूफी विचारों से, और साथ में इनके एक शिक्षक थे जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब्दुल लतीफ़। ये इनके जो विचारों से ये प्रभावित थे, तो इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया सुलह कुल की नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, तो आपको बता दें इटली ने आक्रमण कर मोरक्को को जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो आपको बता दें रुद्रदामन से जो संबंधित है वो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और भी जो देखिए इसमें और भी है एहोल अभिलेख, ये किससे है, तो याद रखिएगा कि जो एहोल जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय, नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, प्रयाग अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भी अभिलेख है, जैसे हाथी गुफा अभिलेख पूछता है, तो ये याद रखिएगा कलिंग राजा खारवेल, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है। एक है नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री से संबंधित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मंदसौर अभिलेख है जो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है, आपको बता दें कि मंगल पांडे का संबंध जो है 34 NI इन्फेंट्री के ये जो मेंबर थे यानी सैनिक थे, ये बंगाल रेजिमेंट के थे। ठीक है, और इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था, जिनको इनके लिए इनको फांसी भी मिले थे। आपको बता दें कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो बैरकपुर में गाय और चर्बी कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसके लिए इनको फांसी मिल गया 8 अप्रैल 1857 को। इसके बाद पूरे लोगों में जो भर गया, उतावले हो गए और ये 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, याद रखिए, कहीं कहीं पूछता है कि कब इनको फांसी दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध समिति, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार हम चारों समिति बताते हैं। 4 समिति बौद्ध समिति, और चतुर्थ जो हुई है वो कनिष्क के काल में हुई है, पहली शताब्दी में, जो कश्मीर के कुंडग्राम में हुई है। ठीक है, पहली जो है अजातशत्रु के काल में हुई है, जो कहाँ हुई है, राजगीर में हुई है। ठीक है, दूसरा जो है कालाशोक के काल में हुआ है, जो कहाँ हुआ है, आपको गया में हुआ है। पहला जो है 483 ईस्वी में, दूसरा जो है 383 ईस्वी में कालाशोक के काल में, और अशोक के काल में जो पाटलिपुत्रा में हुआ है 251 ईस्वी में, और चौथी जो एक पहली शताब्दी में हुआ है जो कनिष्क के काल में हुआ है। ठीक है, और इसी चौथी शताब्दी में याद रखिएगा कि महायान और हीनयान में बट गया था बौद्ध जो है 2 भागों में, महायान और हीनयान में। ठीक है, और कनिष्क जो है थे महायान के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते थे। स्वराज पार्टी का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से था, तो आपको बता दें 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इसी से क्षुब्ध होकर जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की है 1923 में स्वराज दिलाने के लिए। तो यहाँ CR दास, चित्तरंजन दास जो है इसमें आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, आपको बता दें, कहीं कहीं पूछता है इलाहाबाद में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते, तो अभी हम बताएं कि सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 ईस्वी में, अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताए हैं कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्या कहा जाता है, क्योंकि 1909 में आया था एक्ट मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित है। तो ए नंबर देखते हैं। ए नंबर कर रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यही सही है।
ठीक है, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन नहीं होगा, ये सांप्रदायिक निर्वाचन था। मार्ले मिंटो सुधार अभी बताएं, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, इसमें होगा। मार्टेगुच एक्सपोर्ट ब्यूरो सुधार 1909 में, तो इसमें क्या दिया है देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें दे दिया है। देखिए ये गलत है, इसमें हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में नहीं होगा, ये होगा केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा पहला ही आंसर मिल गया। आपको बता दें कि भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसमें जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना भी हुई थी, साथ में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आपको बता ही दिया, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आई थी, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। मार्टेगुच एक्सपोर्ट सुधार में जो हुआ था, ये प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किए थे पिगली वकैया जी ने किया था। और ये भी जान लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। साथ में याद रखिए, इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया था। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को जो है हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हंसा मेहता थे रिलेटेड इससे, हंसा मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ था, किस देश में? तो आपको बता दें, फ्रांस में हुआ था। और फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, और फ्रांस में ये हुआ था। और जो अब 2022 का होगा, ये आपको बता दें, ये कतर में होगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो होगा कतर में होगा। और पहला फुटबॉल जो किसने जीता था, वो उरुग्वे ने जीता था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा बताना है। तो आपको बता दें, अगला एशियाई खेल जो है चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है होंगझो। याद रखिएगा, होंगझो यहाँ पे होगा अगला जो है एशियाई खेल, ठीक है। एशियाई खेल भारत से स्टार्ट हुआ है। और इससे पहले जो एशियाई खेल जो हुआ है, ये वो हुआ है इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, वहाँ पे संपन्न हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 अगस्त 1942 6 अगस्त 1945 हो गए, गलती है, तथा 9 अगस्त 1945 को जापान और हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो याद रखिएगा, जो बम गिराया था उसमें विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। और ये 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, उसका नाम था लिटल बॉय। नोट कर लीजिए, पूछता है लिटल बॉय, ठीक है। और इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। और जो 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पे बम गिराया गया था, इसका नाम था फॉन्टमैन, ठीक है। और इसमें आपको बता दें, इसमें जो प्रयोग किया गया था वो था प्लूटोनियम 293, ठीक है, धातु का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो आपको बता दें, अलकनंदा और भागीरथी नदी है जो देवप्रयाग में आकर मिलती है, यहीं से ये गंगा निकलने लग, गंगा के नाम से भी आगे बढ़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगोटा त्रिकोण क्या है? तो आपको सबसे पहले याद रखिए, जगोटा जो है 3 वर्डों से मिल के बना है, 3 वर्डों से, ठीक है। जगोटा यानी जापान, ठीक है। जकोटा यानी कोरिया, जगोटा कोरिया होगा, यानी दक्षिण कोरिया होगा। और टा से ताइवान भी होता है, और इसमें वियतनाम भी आता है। तो ए नंबर ही इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, ये पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो आपको बता दें, दुर्गापुर उड़ीसा तमिलनाडु सलेम, यही सही है। देखिए तमिलनाडु सलेम, ये जो दुर्गापुर है ये उड़ीसा में नहीं है, दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अच्छा, भिलाई जो है, भिलाई जो ये कहाँ पे है, ये याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और राउरकेला छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उड़ीसा में, सब गलत दिया था, ठीक है। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है।
तो याद रखिएगा, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जो है स्लेम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सुमेलित करना है, जो आपका ये एक दिया है इसको सुमेलित करना है। अब काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा एक सिंगी गैंडा जो असम में है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ए का हो गया 2, अब 2 ठो में है। ठीक है, बाघवलगढ़ ये जो है मध्य प्रदेश में है, तो ए का 2, बी का 3। नंदकानन जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। अब मेलघाट, घाट जब भी आएगा तो याद रखिए वो महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात जो दूध सागर है ये गोवा में पड़ता है, आपको गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होती है, इसीलिए सर्वाधिक गर्म भी है जो क्षोभ मंडल, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा बढ़ते जाता है। तो सर्वाधिक गर्म जो है मंडल वो क्षोभ मंडल ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित जो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, पश्चिमी घाट का एक और नाम है जो सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री घाट भी कहते हैं, यानी 33 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बता दें कि जो गुजरात का ताप्ती नदी के मुहाने से लेके और ये 1600 किलोमीटर के लगभग लंबाई में फैली हुई है सह्याद्री, जो ये पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र इस सब को ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें, नाथुल्ला सिक्किम ये सही है, रोहतांग हिमाचल, सिपकिला जम्मू कश्मीर यही नहीं है। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे और भी हम आपको बता देते हैं, कभी इससे क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। देखिए, काराकोरम जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है, और बुर्जिला ये सब जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल नोट कर लीजिए, और बुर्जिला धर्रा सभी क्या हैं, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अच्छा सिक्किम में कौन कहाँ है? तो सिक्किम में याद रखिएगा नाथुल्ला और जेलेपला, सिक्किम में नाथुल्ला और जेलेपला है। ठीक है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में और भी है, वो भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के बाद सिपकिला है। ठीक है, ये जो सिपकिला है वो भी हिमाचल प्रदेश में भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज़, बारालाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और साथ में जो ये अरुणाचल प्रदेश है ये भी सही है, बोम्बी डल्ला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसके साथ ही तीफू जो दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बता दे, सिपकिला जो जम्मू कश्मीर में नहीं है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में ही है। सिक्किम में कौन कौन है? तो नाथुल्ला और जेलेपला है। नाथुल्ला और जेलेपला सिक्किम में है, रोहतांग, सिपकिला ये सभी क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बोमाडिल्ला और तीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और जम्मू कश्मीर में जो है काराकोरम जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीत नदी कहाँ से होकर बहती है? कहाँ बहती है? तो आपको बता दें, रंगीत नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है, और ये सिक्किम से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा का हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपको बता ही दिए थे कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती, तो इसका फॉर्मूला ही बता दिए थे, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, गमछा झाड़। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मी से हो गया मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, और फिर छ से छत्तीसगढ़। तो इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं इनमें कौन नहीं है। तो देखिए, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर।
महाराष्ट्र नहीं होगा, झारखंड आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। और ये ठीक है, गुजरात राजस्थान और क्या है, मिजोरम मणिपुर तो होगा नहीं, मणिपुर जस्ट ऊपर है इसके, तो ये नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो आपको बता दें पहले, नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थित है, ठीक है, भाग 4 में। अब इसमें कौन सा है जो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और आपको और बता दें, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम सभा से, ठीक है। 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत करता है? तो आपको बता दें, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है, वही जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा सही है? तो आपको बता दें कि सबसे पहला जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोई नहीं है उसमें से। इसमें बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद है, तो ए नंबर में फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। और इसके बाद जस्ट आए हैं नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, तो नीलम संजीवा रेड्डी तो नहीं है, ज्ञानी जैल सिंह है, ठीक है। उसके बाद आए हैं के आर नारायणन, ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन आए हैं, तो इसमें वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर सक्सेल शर्मा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने बार आपातकाल लागू किए गए हैं? तो भारत में 3 बार आपातकाल लागू किए हैं। पहला जो लागू हुआ था 1962 ईस्वी में भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था उसमें। दूसरा जो हुआ था वो दूसरी बार 1971 ईस्वी में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें। और तीसरा जो है इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो 3 बार लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आपको बता दें, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो आपको बता दें, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो केलिकर समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उद्देशिका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उद्देशिका मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, और एकता और अखंडता यानी बी नंबर इसका एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से पदच्युत किया जाता है? तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाकर इनको हटाया जा सकता है, और 14 दिन पहले इनको देना रहता है, 14 दिन पहले सूचना देनी रहती है इनको, राष्ट्रपति को। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो आपको बता दें, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है संघात्मक सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आपको बता दें डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अच्छा, चिली की चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कॉपर के लिए। चिली की चुकीमात खाने जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़े हैं? तो आपको बता दें मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो आपको बता दें ENSO यही नीनो साउथ ऑसिलेशन है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान करना है? तो आपको बता दें जो टिहरी बांध है उत्तराखंड सही है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ये भी सही है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, और हीराकुंड बांध है महानदी, ठीक है।
तो ये भी सही है, यानी ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। दलदली मिट्टी कचकरण ये सही है, ठीक है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि ये भी सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ये गलत है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु ये भी सही है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है। तो आपको बता दें, कांच का गहरा नीला जो रंग है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। और भी चीज़ है जो याद रखिएगा, क्यूरिपिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का जो है पिकॉक नीला रंग होता है, ठीक है। आगे जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है ये भी याद रखिएगा, ये भूरा रंग होता है, कांच का भूरा रंग, ठीक है। भूरा रंग होता है फेरिक ऑक्साइड। गोल्ड क्लोराइड अगर दिया रहे तो वो रूबी लाल रंग होता है, ये सब याद रखिएगा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। तो आपको बता दें, अमीबा जो है कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। इसमें सबसे कम प्रदूषण वाला गैस जो है सीएनजी गैस होता है, और ये सभी मशीन में काम आता है, ठीक है। आगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको बता दें, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था वो हाइजेन ने दिया था, जबकि न्यूटन ने क्या दिया था, प्रकाश का कण सिद्धांत, यानी पार्टिकुलर वाला सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकाश जो है ड्यूअल कैरेक्टर का होता है, ठीक है। एक तरंग यानी वेव का, एक पार्टिकल नेचर का। तो अब तरंग गुण के कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन ये सब होता है, सीधी रेखा में गमन। लेकिन प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव के कण सिद्धांत की व्याख्या करता है, जो कि न्यूटन ने दिया था, और हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसे व्यक्तीकरण, ध्रुवन ये सब चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परजीवी पादक है। तो आपको बता दें कि जो इसमें परजीवी जो पादक है ये कस्क्यूटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमलगम क्या है। तो अब अमलगम जो है एक तरल पारा मिश्रित धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डीएनए किस में पाया जाता है। तो आपको बता दें, केंद्रक जो है जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का जो है संवेग दुगना कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो जब वेलोसिटी दुगनी कर दिया जाए तो स्क्वायर यानी वो कितना गुना से बढ़ जाएगा, 4 गुना से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 4 गुना यानी 400 आप आंसर मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो ऑलरेडी ये 1 था ही, 4 अब हो गया, तो 4 में से 1 गया यानी 3, यानी 300% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि कर रहा है कितने प्रतिशत की हो जाएगी। ये पूछता है कि कितना बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट 400 मार देते हैं। दांत के निर्माण में कौन सा तत्व सर्वाधिक भूमिका निभाता है। तो आपको बता दें, कैल्शियम जो है वो दांत के निर्माण में या हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि अनुचुंबकीय में ये क्या होती है, धनात्मक होती है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। कौन कह रहा है इनमें से कौन सा टॉप पॉलीमर्स एंजाइम का स्त्रावन करता है। तो आपको बता दें, जो टॉप टैक पॉलीमर्स एंजाइम का जो स्त्रावन करता है वो है स्टेरिका कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी जो है वो भारतीय ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है। तो आपको बता दें, युवा शांति। जाहिर सी बात है, दोषपूर्ण शिक्षा होगा तो शांति बढ़ेगा ही। वस्तु संयोग स्थापना का उदाहरण क्या है। तो आपको बता दें, पेन और स्याही जो है वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता देते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आपको बता दें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 जो 10⁻15 मीटर होता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ आई कैन क्योर्ड किसने कहा था। तो आपको बता दें, ये कथन जूलियस सीजर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा था। तो ये मिल्टन फ्रैडमैन ने लिखा था, ये देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेषाधिकार वीटो जो है उसके पास रहता है, इसी का वो प्रयोग करता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए आपको बता दें किस गैस, धान की खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो आपको बता दें मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, वही धान की खेती से निकलता है। और ये भी आपको बता दें कि ये जो है दलदली क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, जो जीवाश्म शर्तें गलते हैं जिससे CH4 निकलता है। जर्मनी का लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आपको बता दें जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा है जो यूरो है। तो दोस्तों अभी हमने 75 क्वेश्चन का ये सेट पूरा किया और आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन को बारीकी से हमने डिस्कस किया, सॉल्व किया। तो बने रहिए लगातार हमसे BPSC सेट में। और साथ में एक न्यूज़ भी दे रहे हैं कि जो भी 66वां BPSC का PT का तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे ज़रूर जुड़ जाइए। और साथ में और भी इम्पोर्टेंट वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।